और प्रशासन को तो विश्वास उठ गया है। नहीं, बिल्कुल, ये तो साबित होता ना भाई। अगर सरकार और प्रशासन अगर सक्षम रहता तो 50 हमारा कुशवाहा समाज का कैसे हत्या हो गया। हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी 2025 में, तो जिस तरह से अमेरिका में फ्री लाइसेंस है, राइफल बंदूक मार्केट से खरीदिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, उसी तरह से हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार में और देश के पैमाने पर हम लोग राइफल रिवॉल्वर लाइसेंस फ्री करेंगे, ताकि कोई तरह का क्राइम कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि आपके हाथ में राइफल होगा, मेरे हाथ में राइफल होगा, तो ना आप गोली चलाएगा ना हम गोली चलाएंगे, सब सुरक्षित रहेगा। किन किन वर्ग के लोगों को मिलेगा? नहीं, पूरे बिहार और देश में जहां हमारा जुडिक्शन होगा वहां बिल्कुल सभी जाति संप्रदाय पर लागू होगा। अभी तो तत्काल मैं कुशवाहा समाज से अपील कर रहा हूं कि बड़े पैमाने पर राइफल लाइसेंसी खरीदें ताकि आप सुरक्षित रहें। और प्रशासन को तो विश्वास उठ गया है। नहीं, बिल्कुल, ये तो साबित होता ना भाई। अगर सरकार और प्रशासन अगर सक्षम रहता तो 50 हमारा कुशवाहा समाज का कैसे हत्या हो गया। हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी 2025 में, तो जिस तरह से अमेरिका में फ्री लाइसेंस है, राइफल बंदूक मार्केट से खरीदिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, उसी तरह से हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार में और देश के पैमाने पर हम लोग राइफल रिवॉल्वर लाइसेंस फ्री करेंगे, ताकि कोई तरह का क्राइम कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि आपके हाथ में राइफल होगा, मेरे हाथ में राइफल होगा, तो ना आप गोली चलाएगा ना हम गोली चलाएंगे, सब सुरक्षित रहेगा। किन किन वर्ग के लोगों को मिलेगा? नहीं, पूरे बिहार और देश में जहां हमारा जुडिक्शन होगा वहां बिल्कुल सभी जाति संप्रदाय पर लागू होगा। अभी तो तत्काल मैं कुशवाहा समाज से अपील कर रहा हूं कि बड़े पैमाने पर राइफल लाइसेंसी खरीदें ताकि आप सुरक्षित रहें। ठीक है। जब गुजरात मॉडल की बात जब हम लोग कहते हैं तो वो गुजरात मॉडल पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो गुजरात मॉडल है क्या? वो गुजरात मॉडल है हत्या, बलात्कार, सामूहिक जनसंहार व कारपोरेट लूट का मॉडल है। महोदय, अभी कुछ बातें हो रही थी। केंद्र सरकार ने बिहार के साथ जो रवैया किया है वो जग जाहिर है। इस बार ही आपने देखा कि किस तरह से मनरेगा में कटौती किया। विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। पूरे देश के मामले में जो ये चल रहा है, केंद्र सरकार का जो रवैया है महोदय, उस मामले में बिहार सरकार के सामने बहुत बड़ा चुनौती है और राज्य सरकार के अपने अंदरूनी संसाधनों और ढांचागत बदलाव और उसके विकास पर जोर देने की जरूरत है। अभी महोदय चर्चा चल रही है गुजरात मॉडल के और उसके बरक्स बिहार मॉडल की बात चल रही है। जब गुजरात मॉडल की बात जब हम लोग कहते हैं तो वो गुजरात मॉडल पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो गुजरात मॉडल है क्या? वो गुजरात मॉडल है हत्या, बलात्कार, सामूहिक जनसंहार व कारपोरेट लूट का मॉडल है महोदय। वो गुजरात मॉडल क्या है? सुनिए, गुजरात मॉडल है महोदय 4 लोगों का शासन में भागीदारी। गुजरात मॉडल 4 लोगों के शासन में भागीदारी है महोदय, और वो 4 लोगों में 2 लोगों के बेचने वाले और 2 लोगों का खरीदने वालों का गुजरात मॉडल है महोदय। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल कारपोरेट लूट और फांसीवादी अभियान का गठजोड़ है महोदय। गुजरात मॉडल अडानी हिंडनबर्ग का जो खुलासा हुआ, रिपोर्ट सामने आई, उसमें सरकार की चुप्पी है गुजरात मॉडल महोदय। ये गुजरात मॉडल सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों की लूट है गुजरात मॉडल महोदय। और गुजरात मॉडल असमानता रिपोर्ट व ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
भारत की दयनीय स्थिति बनाने वाला ये गुजरात मॉडल है महोदय। ये गुजरात मॉडल इतना ही नहीं, एक बिहार की बेटी, जो बिहार के मन मिजाज को आगे बढ़ाने वाली लड़की बेटी, जब वो काबा लिखती है, गीत गाती है, तो उनके यहां ये नोटिस भेजवाने वाला ये गुजरात मॉडल है महोदय। ये गुजरात मॉडल विपक्ष की आवाज को सीडी सीबीआई के जरिए दबा देने वाला ये गुजरात मॉडल है महोदय। और उस गुजरात मॉडल के बरक्स हमें बिहार मॉडल स्थापित करना है। तो बिहार मॉडल में क्या है महोदय, आप लोगों ने देखा कि यहां जो नई सरकार बनी है, ये नई सरकार बनी है, सुनिए, नई सरकार जो बनी है ये बिहार मॉडल का पहला झलक है। ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती है, किसी भी जुल्म अत्याचार का बर्दाश्त नहीं करती है। ये गुजरात मॉडल के बरक्स बिहार मॉडल का नमूना है। जो कल उधर थे आज इधर आ गए और ये चुनौतियों के साथ इधर आए हैं। तो महागठबंधन के सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है महोदय। उस चुनौतियों के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये गुजरात मॉडल जो सेना को अपमानित करने वाला अग्निपथ को सामने लाया, तो ये बिहार का ही मॉडल था महोदय। बिहार के नौजवानों का जो मॉडल पेश किया, सड़क पर उतरे, आंदोलन किए, वो अपने भविष्य के लिए और सेना के बचाने के लिए उनका आंदोलन था महोदय। और उनको बेवजह आज जेल में रहना पड़ रहा है। ये बिहार मॉडल जब हम खड़ा कर रहे हैं तो ये गुजरात मॉडल के खिलाफ हमें उन नौजवानों को जो सेना के भर्ती के सवाल पर, जो अपने भविष्य और देश की रक्षा के सवाल पर वो सड़क पर उतरे थे, ये देश प्रेम उनके अंदर था, उनको आज जो जेल में डाला गया है महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको सारे मुकदमे समाप्त करके उनके बाइज्जत रिहा किया जाए महोदय। ये बिहार मॉडल सामने
ये दिल्ली से डेड बॉडी लेकर एक बच्चे का आ रहे थे लोग। आते आते बसखारी के पास जो है किसी डंपर से ये गाड़ी जो है टकरा गई, जिसमें डेड बॉडी था। लोग ये बता रहे हैं कि डेड बॉडी लेकर के 6 लोग हैं उसमें 3 महिला हैं और 2 मर्द हैं। जब बुरा वक्त आता है तो आप सब कुछ गवा बैठते हैं। जी हाँ, एक परिवार पर ये लाइन बिल्कुल सही बैठती है। दरअसल सासाराम के मोहम्मद शमीम के 5 साल के बेटे की कैंसर से दिल्ली में मौत हो गई। दुख में डूबा परिवार अपने जिगर के टुकड़े का शव लेकर वापस सासाराम लौट रहे थे। रास्ते में लौटते वक्त पूरा परिवार सड़क हादसे की चपेट में आ गया। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में डंपर से टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। इसी कार में सवार परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त मोहम्मद एहसान, रुखसार, सकीना, गुड्डू और जलीना के तौर पर की गई है। इस हादसे में कार के ड्राइवर की भी मौत हो गई। मृतक बेटे समेत एक ही परिवार के कुल 6 लोगों का जनाजा घर से निकलेगा। वहीं इस अनहोनी की सूचना पाकर सासाराम के मोची टोला जानी बाजार स्थित घर पर लोग पहुंचने लगे। परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई है। ये बसखारी मतलब कछौछा शरीफ अकबरपुर के पास हुआ है। क्या हुआ है? ये दिल्ली से डेड बॉडी लेकर एक बच्चे का आ रहे थे लोग एम से, तो ये अपनी गाड़ी थी, लोग लेके आ रहे थे। तो उसी में आते आते बसखारी के पास जो है किसी डंपर से ये गाड़ी जो है टकरा गई, जिसमें डेड बॉडी था। पीछे भी एक गाड़ी थी, वो रुक गई और इन लोग जो है वहाँ से हम लोगों को ये खबर मिली करीब 10:30 और 11 के लपेट का ये घटना है दिन में। तो वहाँ से खबर लोगों ने किया कि ऐसी बात हो गई है और 4 लोग जो है स्पॉट डेड है। तो अब जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में कंफर्म करना चाहा तो कुछ नामें हमारे समझ में आई। उसमें एक मेरे भगिन दामाद थे, मैं लड़के का मामा हुआ। जो लड़का मृत्यु था मैं उसका मतलब दादा लगूंगा। और वो लड़के की जो डेड बॉडी या लोग लेके आ रहे थे उसमें मेरी एक भांजी थी, एक मेरा भगिन दामाद था, एक उस लड़के की माँ थी और एक उस लड़के की नानी थी जो उसके बाप की, उसके दादा की बहन थी। टोटल कितने लोग की मौत हुई है? टोटल लगभग लोग ये बता रहे हैं कि डेड बॉडी लेकर के 6 लोग हैं उसमें जी। वो मृत। इसमें कई महिला है? उसमें 3 महिला हैं और 2 मर्द हैं। 5 साल के बच्चे की कैंसर से मौत होने से परिवार पहले ही सदमे में था, लेकिन इस खौफनाक सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसी अनहोनी होगी इसके बारे में तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस गहरे सदमे से परिवार को उबरने में लंबा वक्त लगेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश की रिपोर्ट। कैमूर में भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवरा पहाड़ी पर विश्व के अति प्राचीन मंदिरों में शुमार मां मुंडेश्वरी के गर्भगृह में ही मंदिर के पुजारियों और दर्शनार्थियों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों तरफ से दर्जनों लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं इस घटना के संबंध में दर्शनार्थियों द्वारा बताया गया कि विवाद पैसे को लेकर शुरू हुआ था और नहीं देने पर पुजारियों और मंदिर प्रबंधकों द्वारा वाद विवाद शुरू हो गया था, जिसमें लाठी डंडे का भी इस्तेमाल किया गया। महिलाओं समेत पुरुषों को भी मारा गया। वहीं मंदिर प्रबंधन के 2 लोग भी घायल हो गए हैं। वहीं महिलाओं ने यह भी बताया कि जब उन लोगों द्वारा बीच बचाव किया जा रहा था तो उन लोगों के साथ मंदिर प्रबंधन और पुजारियों द्वारा गलत दुर्व्यवहार किया गया। 1100 रुपया हम लोग बोले कि नहीं है, हम लोग के पास 501 रुपये है। तो बोला कि तब ले जाओ अपना खसिया, नहीं तो छोड़ दो। कौन बोला? वो पंडा बोला, नहीं तो इसी में छोड़ दो। कैसा पंडा? संकल्प छुड़ा रहा था जो संकल्प छोड़ाने के लिए बैठता था ना, वही होला होम वाला। वो बोलता है 1100 रुपये रहेगा तभी तुम्हारा चढ़ेगा। तो हम बोले तब भीख मांग के लाते हैं। तो ये मंदिर के अंदर घटना घटी है या मंदिर के बाहर? मंदिर के अंदर है। उनको मारा और मेरे को भी ऐसा ढकेल दिया, ढकेल कर बाहर। मंदिर के अंदर में घटना घटी? मंदिर के अंदर से घटना बाहर हो गया, बाहर आके मारने लगा चोर सबको। शुरू अंदर से भइल बा। माने वो खसी चढ़ा के पूजा को लेकर के माने 1100 चढ़ गया सर। खसी हम लोग ले गए थे तो हम लोग को मालूम नहीं था कि वो संकल्प छोड़ाते हैं, खाए वाला के संगे संकल्प छोड़ाते हैं तो हम लोग को पूर्जा देगा। वो नहीं दिया हम लोग को। उनको भेजे जाए बाबू तुम ले कर आओ पूर्जा लेने गया। प्रशासन पहुंचा उस समय आप लोग के? नहीं, प्रशासन बहुत लेट से गया था। तो हम लोग के लड़का लोग के फिर 2 के बंद करके दरवाजा को बंद करके हम लोग के हटा दिया।
फिर हम लोग के किनारे बैठाया, बोला कि जाओ नहीं तो तुम लोग को भी इसमें काट देंगे। हम लोग किनारे बैठ गए, हमारा दोनों लड़का उसी में था। फिर हम लोग यहाँ आए तो फिर दरवाजा खोल के हमारे लड़का लोग को फिर उसमें लाते मुके मार रहा था। भाई बाहर निकला फिर तो उसको पकड़ के 4 लोग ऐसा पटक के उसके मेरा लड़का जब बाहर निकला था तो उसको फिर वो पकड़ कर उसको लाते मुके मार कर और फिर उसी में बंद कर दिया। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर ले जाया गया। 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों पक्षों की तरफ से थाने को आवेदन दिया गया, जहां पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि आए दिन मंदिर में पुजारियों और दर्शनार्थियों में ये वाकया हमेशा होता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मंदिर के प्रधान पुजारी उमेश मिश्रा और सहायक पुजारी राधेश्याम झा के बीच मारपीट की घटना हुई थी, मगर मंदिर प्रबंधन आंख बंद कर सोई रहती है, जिससे वहां के पुजारियों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहता है। कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बिहार की जनता और देश की जनता को बताने आए हैं कि ये घटना कोई नया घटना नहीं है। जो सीबीआई ईडी कार्रवाई कर रही है कोई नया नहीं कर रही है। ये किताब में प्रकाशित जो समाचार है, इसके आधार पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो इसे प्रकाशित किया है, इसके आधार पर आज वो अपनी विधि संगत संवैधानिक कार्रवाई कर रही है। इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अरे अभी तो चुनाव होगा बिहार में, इस्तीफा का कैसे देखते चलिए कैसे। अरे देखते चलिए कैसे चुनाव होगा। अरे यही होगा ना जी, यही चुनाव का ये डॉक्यूमेंट है। तेजस्वी जेल चले जाएंगे। यही डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट से तेजस्वी जेल चले हर बात समझिए ना। अभी बिहार में तुरंत मध्यवर्ती चुनाव होगा लोकसभा के साथ ही। चुनाव होगा। नीतीश कुमार के तो जो प्रेशर था वो फ्री हो गया। वो तो वह संवैधानिक जो कार्रवाई है वो होगा। नीतीश कुमार फिर आएंगे साथ में, ये भी उम्मीद है क्या? ये नीतीश कुमार जी के लिए तो दरवाजा भाजपा ने बंद कर दिया। मध्यवर्ती चुनाव कैसे होगा? कोई साथ छोड़ेगा तभी तो। अरे देखते ना रहिए क्या हो रहा है जी, देखते रहिए क्या हो रहा है। फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो हैं रियल पब्लिक साइंस वाले लोग, असल समाजवादी लोग हैं। इनके झूठ, इनके अफवाह और इनके पॉलिटिकल वेंडेटा और फर्जी मुकदमे से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। हमारे पास जिगर भी है, राजनीतिक ज़मीन भी है, हमारे पास ज़मीर भी है और हमारे पास विचार भी है। ये जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन हमने कहा था कि इस तरह का प्रयास जो है लगातार चलता रहे। असल में ये लोगों को सबसे बड़ा डर पूर्णिया के रैली के बाद जो जन समूह को देखते के बाद इन लोगों को बड़ा भय जो है लगा, और ये लोग जान रहे हैं कि असल जो लड़ाई है 2024 का, वो ये कहीं टिकने वाले नहीं है। तो ये केस उस रैली में भी हमने कहा था कि ये लोग आएंगे, और हम लोग तो जानते ही हैं ये लोग करते ही रहेंगे। आप कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं भाई? उन्होंने ट्वीट किया था। सुन लो। अरे सुनिए ना, 600 करोड़ से पहले 8,000 करोड़ का हिसाब तो दे दें। 2017 में सेम इसी तरीके से स्टाइल में इन लोगों ने किया था। 8,000 करोड़ का क्या हुआ? कुछ नहीं है। लोग कह रहे थे कि मेरे पास से कितना खजाना मिला है, ठेंगा मिला है, चुनौती दे रहे हैं। मेरे पास से ठेंगा मिला है, सीजर लिस्ट जो है जारी करे या हम जारी कर देते हैं। ये प्रचार, झूठा प्रचार इस तरह से कर रहे हैं जैसे पता नहीं असल अदानी हम ही हैं। मतलब सीबीआई ईडी या तो कंफ्यूज हो गई या मेरा शक्ल अदानी जी से मिलता है क्या? 80,000 करोड़ का घोटाला छोड़ करके इतने साल से हर बार हर 2-4 दिन बाद रेड मारते हैं। उनको मेरे पास से ठेंगा मिलता है, और न्यूज़ में वो तो एक प्लांटेड खबर है। बताओ, ईडी आकर के प्रेस रिलीज दे रही है। हम तो बोले पंचनामा होगा ना, मेरे पास है, और हमने ट्वीट भी करके बोला है कि जारी करो पंचनामा, नहीं तो हम जारी कर देंगे। वही पुरानी चीज़ें, रेलवे। अरे रेलवे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास कोई अलग कहानी नहीं है।
ये लोग पहले बेनामी बोलते थे, बेनामी एक बार भी नहीं बोल रहे। क्यों भैया? बेनामी के सारे मुकदमे हमसे तो ख़त्म हो गए क्या? ख़त्म हो गए। तो इसलिए इन सबको कहने दीजिए। और बात बताइए, मेरी बहनों के यहाँ ससुराल में उनकी जो बहन की जो ननद है उनके ससुराल में, अब किसी के यहाँ छापा मारिएगा तो थोड़ा बहुत आपके पास जो पहनती हैं, श्रृंगार के लिए कंगन हाथ में पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है, अब 4 बहनों के यहाँ मारा है, उनकी सास है, उनकी ननद है, उन सब का उतरवा करके आप फोटो खींच करके राजजारी कीजिएगा। तो अब इस निम्न स्तर पर राजनीति हो रही है और इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। किसी को कुछ भी निकालना हो करने दीजिए, जनता जो है जवाब देगी। और इस्तीफा दे देना चाहिए, भाजपा कह रही है इस्तीफा दे देना चाहिए। ये ना भाई, उनको जब से बिहार की जनता ने जो मजाक चखाया, पच रहा है क्या? सरकार में बाहर हुए हैं जिस दिन से हमने किया है उसको, भाजपा को, तब से पच रहा है क्या? व्याकुल हो रखे हैं लोग, व्याकुल हो रखे हैं। महाराष्ट्र में विधायक खरीद रहे थे, ईडी पहुंची क्या? भाजपा एमएलए के यहाँ घर में 8 करोड़ रुपए मिले, वहाँ ईडी सीबीआई गई क्या? क्यों नहीं जाती है? दिल्ली नहीं जा रहे सर, दिल्ली डर से नहीं जा रहे, भाजपा के दिल्ली डर से नहीं जा रहे। थोड़ा दिन रुकिए ना, बिहार में कोई है क्या? सीबीआई के समझ भाजपा में कोई नेता है क्या? अभी सब भागेंगे। सर कहा जा रहा है ईडी का रेड कई जगहों पर हुआ और ये जानकारी दी जा रही है कि 600 करोड़ और तेजस्वी के यहाँ से खजाना जो है वो मिला है। कहीं से घुसा दे रही है। पहली बात सुन लो यार, सुन लो, अरे बोलने दो ना, आपस में मीडिया वाले मत लड़िए। चलिए ले लो, लेके चलो। जिस दिन फोटो लेने दो सरकार बनी उस दिन भी छापे पड़े थे। क्रोनोलॉजी समझिए, जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं, वो क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की ज़रूरत है। जिस दिन सरकार बनी, ट्रस्ट वोट था, उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ? कितने मिले? 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, या 2017 चलिए 8000 करोड़ बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी जांच संस्थानें लग गई। आज हो गया 23, लगभग 6 साल। कहाँ गया वो संपत्ति? कहाँ गए वो 1000 रकम, 1000 करोड़ों? कौन लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण देता था? फिर मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हों या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका, या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना, ठेंगा मिला तेजस्वी के यहाँ से, ठेंगा। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद होती है। यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, फाक खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में हैं भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो लोग हैं
पूरी तरीके से फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं, और हम लोग जो हैं रियल पब्लिक साइंस वाले लोग हैं, असल समाजवादी लोग हैं। इनके डराने से झुकाने से हम लोग झुकने वाले एकदम नहीं हैं। इनकी षड्यंत्र, नकारात्मक राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए, और वो जिगर मेरे पास है। ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन मेरे पास है, और ज़मीर मेरे पास है, और विचार मेरे पास है। और क्या दिखा रहे आप बताइए। मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा तो बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है। उनके हाथ का कंगन, कान का पहनने का श्रृंगार का, नाक का श्रृंगार का, पैर का श्रृंगार का इकट्ठा करके फ़ोटो, यूज्ड ज्वेलरी का फ़ोटो खींच करके ईडी जो है लगा रही है। बताइए कितना शोभनीय है। अब आपके घर में भी माँ, बहन, भाभी सब रहता होगा, क्या वो कान में नहीं पहनती हैं? अब 4-5 जगह मारिएगा और वहाँ 8-10 की संख्या में, 15 की संख्या में महिलाएं होंगी, उनका उतरवा करके फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा और कहिएगा कि इतना किलो सोना मिला, इतना किलो सोना मिला। अरे भाई, मेरी बहन अच्छे परिवार में ब्याह दी गई, और ज़्यादातर बहनों जिनके यहाँ छापा पड़ा, ज़्यादातर बहनें वो थी जो 2012 के बाद भी आई, यानी रेलवे टर्म से किसी को लेना देना नहीं। लालू जी 2005-4 से 9 तक ज़्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है 4थे नंबर की, 5वीं नंबर की, 6ठी नंबर की, 7वीं नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है। उनके यहाँ जा कर के अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझिए 24-25 जगह छापा मारा, हर जगह 1 लाख 2 लाख भी मिलेगा तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया। उससे ज़्यादा तो गिरिराज सिंह जी क्या जो चोरी हुआ था उससे ज़्यादा पैसा तो वहाँ था, करोड़ों की रकमें। तो इस तरह का भयावक न्यूज़ प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को सही ठहराया जाए। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं। इनको जो करना है, कहना है, ये करते रहे। इसलिए हम लोग यहाँ वापस पटना अभी हम लौटे हैं, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं मेरी जो धर्मपत्नी है, आखिरी महीना चल रहा है, और हमेशा आखिरी महीने में उनको सेहत को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है, और ब्लड प्रेशर उनका रेगुलर हाई रहता है। और ये सीबीआई वाले, ईडी वाले आए यार, आधे घंटे में काम इनका ख़त्म हो गया, बाकी सारा टाइम ही बैठे रहे। हम लोगों ने चाय पिलाया, खाना खिलाया, बैठे रहे। हम बोले अब हो गया, पूरा घर देख लिया, सब कुछ देख लिया, जगह देख लिया, आप क्यों नहीं जा रहे? तो ऊपर से फ़ोन आ जाएगा तो चले जाएंगे। बैठने के लिए कहा गया ताकि न्यूज़ चलता रहे। अब आप बताइए, ये स्थिति है। अब इसमें हम क्या कहें? न्यूज़ लोगों, कुछ लोग तो अलग ही हेडलाइन चलाते हैं। अदानी हम ही है क्या? इस 80,000 करोड़ का हमको लग रहा है देश के अदानी तो हम ही हो गए। सबसे ज़्यादा रेड हमारे ही परिवार में आज तक पड़ा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में। सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगी होगी। 80,000 करोड़ वाला, ड्रग्स वाला सब गायब हो गया। भाजपा के यहाँ कोई नहीं जाता। तो इसलिए हमने पहले भी कहा था, असल में बौखलाहट जो यहाँ हम लोगों ने चुनौती दी पूर्णिया में, और भीड़ देख के जब पगला गई भाजपा, उसी टाइम सरेंडर कर दी थी। करने दीजिए। पहले का क्या हुआ, लड़े, हम जीते कई मुकदमा। अब हर चीज़ ये सब बताने की चीज़ें थोड़ी ना होती है। हम लोग चाहते अपना काम जो है बिहार की सेवा करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें, और यहाँ हम लोगों को ये लोग चाहता है कि डाइवर्ट करें। अभी भाजपा ये सब चिल्ला रहा है, ज़रा पूछेगा, ये लोग माफ़ी मांगेगा जो भ्रामक न्यूज़ चलाया था तमिलनाडु वाला, क्या हुआ? जो हम बोले उस सच था कि नहीं था? निकला कि नहीं निकला सच? ये ऐसे ही करते रहेंगे बेशर्म। शर्म, हया, कोई नाम
कोई है इन लोगों पे। और कुछ लोग बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग रहते ही हैं ना भाई, तो उन खबर चलाते हैं, तो उनकी खुशी केवल 10 दिन ही है, बाकी दिन अभी खबर चलाएंगे ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाओ। मुजफ्फरपुर में शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि सास बहू मिलकर शराब का अवैध कारोबार चला रहे थे। मीठनपुरा थाने के 52 बीघा 14 नंबर रोड पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो एक कमरे से 70 कार्टन शराब बरामद किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए आकी गई। शराब के इस खेप को एक दिन पहले ही मंगवाया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से शातिर सास और बहू को गिरफ्तार किया। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही पुरुष घर के पीछे वाले दरवाजे से भागने में सफल रहे। पुलिस के माने तो शराब कारोबारी की पत्नी और मां मिलकर अवैध तरीके से शराब बेच रहे थे। वहीं डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। दयाल ने बताया कि सभी बिंदुओं पर पुलिस की विशेष टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि सास बहू ने मिलकर कई कार्टन शराब बेच दिए। और मीठनपुरा थाना द्वारा सूचना के आधार पर छापामारी किया गया है। वहाँ पर 52 बीघा करके एक मोहल्ला है, रोड नंबर 14 में एक घर में शराब रखने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर छापामारी किया गया। तो वहाँ से 70 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ है और उस घर में 2 महिला जो शराब रखे हुए थे और घर में उपलब्ध थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस कारोबार में जो संलिप्त हैं उनका भी छापामारी किया जा रहा है। प्राथमिकी संबंध में प्राथमिकी अंकित कर आगे कार्रवाई की जा रही है। महिला दोनों कौन लगती है? सास पतोह हैं दोनों। ये लोग क्या कारोबार खुद करती थी या उनके घर में ही मिला है और घर में शराब रखा हुआ है, वो उसी घर में उपलब्ध मौजूद हैं। ऐसा स्पष्ट है कि इनके द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा है, इनके परिजनों द्वारा भी किया जा रहा है। और लोग फरार हैं जो उनके पति वगैरह? अब कुछ लोग फरार हैं, छापेमारी पर चल रही है। सरकार और पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद कुछ लोग शराबबंदी कानून को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सास बहू मिलकर शराब का अवैध कारोबार चला सकते हैं, लेकिन कोई लाख चालाकी करे वो अपने गुनाह पर पर्दा नहीं डाल सकता। यही वजह है कि आखिरकार पुलिस ने सास बहू की करतूत का भंडाफोड़ कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सोचिए कि 23 साल के उम्र में 50 से ज्यादा मकान भूखंड, और आज अगर नहीं कुछ वो किया है तो कहाँ से आ गया भाई 600? जो पिताजी ने किया गलत काम, जो चारा घोटाला किया, उस चारा घोटाला का आज जो भुक्तभोगी है उसका बेटा भी सीख नहीं। भारतीय जनता पार्टी यानी हमारे नरेंद्र मोदी जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, अब तो राष्ट्र के नेता हो गए। ये न किसी को फंसाते हैं न किसी को। हम तो खुला चुनौती देते हैं राजद वालों कि भाई ठीक है, आपको लगता है कि इंजीनियर शैलेंद्र बेईमान है तो एक तो इसी पे लालू परिवार पर ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद भाजपा में मानो खुशी की लहर दौड़ गई है। लगातार नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है। इस दौरान बिहीपुर विधानसभा से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। विधायक शैलेंद्र ने कहा कि अपने पिता से भी तेजस्वी सीख नहीं ले पाए। ईडी की दबिश है और वहीं राजद परिवार का कहना है कि भाजपा के दबाव में काम कर रही है। तो पुरानी कहावत है, चोर बोले जोर से। भैया जो सीबीआई है, ईडी है, ये स्वतंत्र अपनी संस्था है और कोई भी जो काम गलत करेगा, आज 23 साल के उम्र में लोग सोचता है कि अब हम जो है अपना कमाई का, पढ़ाई का आगे ऊपर काम करेंगे। एक मकान हो सपना होता है, एक मेरा भूखंड हो, लेकिन आप सोचिए कि 23 साल के उम्र में 50 से ज़्यादा मकान भूखंड, और आज अगर नहीं कुछ वो किया है तो कहाँ से आ गया भाई 600 करोड़ बेनामी संपत्ति, ज़मीन के नाम पर नौकरी। जो पिताजी ने किया गलत काम, जो चारा घोटाला किया, उस चारा घोटाला का आज जो भुक्तभोगी है उसका बेटा भी सीख नहीं ले पाया कि यदि मेरे पिताजी गलत काम किए हैं तो हमें तो कम से कम वो गलत कार्य नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यानी हमारे नरेंद्र मोदी जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, अब तो राष्ट्र के नेता हो गए। ये न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। कहते हैं वो कि भाजपा दूध की धुली हुई नहीं है, तो भाजपा पर किस तरह क्यों नहीं ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है, सिर्फ राजद पर ही क्यों? भाई उसका प्रमाण हम ही हैं। हम तो खुला चुनौती देते हैं राजद वालों कि भाई ठीक है, आपको लगता है कि इंजीनियर शैलेंद्र बेईमान है तो एक तो इसी पे जांच करवा लीजिए। आपकी सरकार है भी, कम से कम अपने एजेंसी से जांच करवा दीजिए भाजपा वाले को। बिहार में तो आपकी सरकार है,
क्यों नहीं आप जांच करवा रहे हैं? आप कहिए नीतीश जी को, आप तो फेरा में है कि किसी तरह हम जो संपत्ति अकुत संपत्ति बनाए हैं हम नीतीश कुमार के साथ रख उसको बचाएं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को अगर लगता है कि भाजपा बेईमान है तो अपनी संस्था है, जो राज्य की संस्था है, उससे ही जांच करा लीजिए। इंजीनियर शैलेंद्र पर ही जांच करा कर देख लीजिए, समझ आ जाएगा। भागलपुर से अंजनी कुमार का। बिहार दिवस बिहार में तो मनाया जाता है, लेकिन इस बार दुबई में बिहार दिवस कॉन्क्लेव के रूप में मनाया जाएगा। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि बिहार दिवस में बिहार के लोग वहाँ काम करने जाते हैं और बिहार की जो वहाँ यहाँ पर काम करने वाले लोगों को मजदूर की नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन दुबई में बिहार के लोग भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं और यहाँ की जो बिहार की भी जो संस्कृति है वो भी इस बार बिहार दिवस कॉन्क्लेव में मनाया जाएगा। हमारे साथ मनीष सिन्हा जी हैं, हम बात करेंगे क्या किस तरह से देखते हैं, क्या मनाया जाएगा वहाँ पे, क्या तैयारियाँ हैं। तो बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर 19 मार्च को इस बार दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर उनके ऑडिटोरियम में बिहार दिवस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे विश्व से बिहार मूल के जितने लोग हैं इसके आयोजन में बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें लोक गायिका हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं और हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा जो बिहार में बिहारी मूल के लोग जो सक्सेसफुल हैं, जो दुबई में रह रहे हैं, बिजनेसमैन हैं या कॉर्पोरेट पोजीशन पे टॉप पोजीशन पे हैं, वैसे कई लोग आ रहे हैं। और वो जो दुबई के जो मूल निवासी हैं, जो वहीं के लोग हैं, उन लोग को भी काफ़ी मात्रा में हम लोग इसलिए बुला रहे हैं कि हम लोग बिहार के बारे में पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं। और दुबई एक ग्लोबल सिटी है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है आपको। वहाँ से अगर हम बिहार के बारे में अच्छी बातों को बताएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में बताएंगे और हमारे में क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई बिहार का और उन्नति हो। बिहार के लोग तो जाएंगे ही, बिहार से बाहर जो बिहार के लोग हैं वो जाएंगे, कहीं ना कहीं से उद्योगपति ही होंगे। लेकिन बिहार से खास करके ऐसे कौन कौन से लोग जाने माने चेहरे जा रहे हैं खासकर बिहार से? बिहार से हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय जायसवाल जी जा रहे हैं और फेमस जो सिंगर हैं देवी जी जा रही हैं, विकास झा जी जा रहे हैं और ऐसे कई लोग जा रहे हैं। मतलब और भी सिंगर और काफ़ी लोग यहाँ से पटना से कितने बिजनेसमैन जा रहे हैं जो पहली बार दुबई जा रहे हैं और ये इसलिए भी जा रहे हैं कि वहाँ से कैसे हम अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये वहाँ के जब बिजनेसमैन से मिलेंगे तो शायद कुछ नया सिनर्जी आएगा, शायद अपॉर्चुनिटी बनेगा, उन लोग को हम लोग बिहार बुलाएंगे। तो ये सब काफ़ी कुछ होगा इस कार्यक्रम। कब है ये, इसकी तारीख क्या है? ये 19 तारीख को है और 19 मार्च को है, शाम को है 4 बजे से और इंडियन कॉन्सुलेट में है और कौंसिल जनरल इस कार्यक्रम में भी आएंगे। जाने वाले लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है या और भी अभी जाने के लिए जो इच्छुक हैं वो जा सकते हैं? अभी रजिस्ट्रेशन हमारा पूरा हो चुका और हॉल भर चुका है, पर अगर कोई और जाना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो मनीष सिन्हा जी हैं, खास करके बता रहे थे कि बिहार के लोग भी जा रहे हैं और पूरे इंडिया में जो भी बिहारी हैं, वर्ल्ड में भी जो जाने माने बिहारी हैं वह वहाँ जाएंगे और दुबई में यह मनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि बिहार के लोगों में कितनी प्रतिभा है और कौन कौन से वैसे बिहार के रहने वाले लोग हैं जो लोगों के नज़र से अब तक दूर हैं, लेकिन इस बिहार दिवस कॉन्क्लेव के ज़रिए वैसे बिहारी भी नज़र में आएंगे जो बिहार के होते भी बिहार के लोगों की नज़र में नहीं हैं। और यह कॉन्क्लेव जो है 19 मार्च को शुरू होने वाला है। पटना से पंजाब केसरी टीवी। सीबीआई ईडी के रडार पर पूरा लालू परिवार आ गया है। आए दिन लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो रही है। सीबीआई ईडी की कार्रवाई से बिहार की राजनीति दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ महागठबंधन के नेता इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इसे लालू यादव की करनी का नतीजा बता रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मामले पर अपनी राय का इजहार किया है। मांझी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार लालू परिवार को तंग कर रही है। मांझी ने कहा कि बिना परमिशन के बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री पर रोक लगाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि लालू यादव और उनके परिवार को एक तरह से दुर्भावना से प्रेरित होकर के भाजपा के लोग ऐसा कर रहे हैं और 2017 में भी हुआ था, अनेक रेड हुए हैं, तो उसमें तो कुछ पकड़ा गया नहीं, पाया नहीं गया। अब इस समय वो दिखला रहे हैं तो उसका लिस्ट निकालेंगे
उसका औचित्य मांगेंगे कि कहाँ से पाए हैं, कहाँ से लाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि इसका कोई प्रतिफल वैसा नहीं होने वाला है जो हमारे महागठबंधन के सेहत पर कोई प्रभाव पड़े। लेकिन ये जरूर हो गया है कि भाजपा के लोग हमारे महागठबंधन के लोगों को तंग कर रहे हैं। सर, एक मांग हो रही है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी बिहार में आए और किसी की जांच करने या छापामारी तो उसे राज्य सरकार से परमिशन लेकर आए। हाँ, लेना चाहिए, नियम है। और भी स्टेट में यही कर रहे, बंगाल के लोग नहीं जाने देते हैं जब तक के वहाँ के स्टेट लोगों का परमिशन नहीं लेते हैं। तो फिर समझे हिंदुस्तान का एक कानून होना चाहिए। यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि बिहार गवर्नमेंट से आदेश लेना चाहिए, लेकिन सो मोटवा के अपना काम करते हैं और चल जाते हैं। और मीडिया वाले भी उसको दूसरे ढंग से देखते हैं। 2017 की बात को तो देखना चाहिए मीडिया वालों को क्या है। वहीं मांझी की इस मांग पर बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बबलू ने कहा है कि महागठबंधन के लोगों को भारत में कानून पर भरोसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से महागठबंधन का यहाँ राज चल रहा है कि इन लोगों को हिंदुस्तान के कानून पे कोई भरोसा नहीं है, भरोसा उठते जा रहा है। इन लोगों को पाकिस्तान के कानून पर भरोसा है। इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून चाहिए, इसलिए ये नया राग अलापते रहते हैं। ये लोग को इन लोगों के मन में है कि हम गलत काम करते रहे और उसके लिए नया कानून बनाते रहे, कानून पास करके गलत सही करते रहे, कोई हमको टोकने पूछने वाला नहीं रहे। यही इनकी मंशा है। सीबीआई ईडी के छापे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। आरजेडी के नेता जहां इस मुद्दे पर अब खुलकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता इसे भ्रष्टाचार का नतीजा बता रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।
भारत चीन सीमा पर स्थित काला पानी नाभी डांग के बीच सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में सारण के बनियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोजेगुआ गांव निवासी जवान शशिकांत पांडे शहीद हो गए। पैतृक गांव में सेना के जवान का शव पहुंचते ही परिवार समेत ग्रामीणों में कोहराम मच गया। शव आने की सूचना मिलते ही जवान शशिकांत पांडे के अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान जवान के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर सैनिकों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना, बहुत महादुर्घटना हुई है। जबकि कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार की परवरिश करता है, तो रक्षा करता है, तो समझ में आता है उसकी कहीं ना कहीं सार्थकता और आने वाला भविष्य में उसकी कमी पूरी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भारत के युवा परिवार के साथ साथ गांव के साथ साथ देश की रक्षा करते हैं, उसकी क्षति और शहादत होती है, उनके जब शहीद होते हैं तो उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो जाती। आज हम शशिकांत पांडे हम लोग के बीच के नौजवान थे जो भारत माँ की सेवा कर रहे थे और वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कार्यरत थे। आज वह भारत माँ की सेवा करते करते भारत माँ की गोद में समा गए हैं। आकाश भी उनका शहीद हुए हैं। और हम मांग करते हैं वर्तमान सरकार से भी, ऐसे तो देश की सरकार अपना फर्ज निभाती है शहीदों के प्रति, फौजियों के प्रति, लेकिन मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि उनकी पत्नी चांदी देवी तो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, लेकिन जो उनके पिता हैं, एक बहन जो पढ़ी लिखी है, जो अविवाहित है, उसका क्या होगा। तो मैं चाहूँगा, मांग करता हूँ राज्य सरकार से कि शहीदों के प्रति अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर बिहार सरकार को देना है तो उनकी जो बहन है उनको कहीं ना कहीं नौकरी देने का काम करें और अधिक से अधिक मुआवजा जो शहीद को दिया जाता है, जो शहीद को तो जितना ही मुआवजा आप दे दे वो कम है, शहीद के लिए कोई मुआवजा माने नहीं रखता है। लेकिन अगर सच में श्रद्धांजलि बिहार सरकार को देना है तो उनकी बहन को नौकरी दे और कम से कम 25 लाख रुपया बिहार सरकार को इन परिवार को देना चाहिए, शहीद के परिवार को देना चाहिए। दरअसल नाभी डांग से गुंजी की ओर आ रहा सेना का वाहन काला पानी और नाभी डांग के बीच अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 119 इन्फेंट्री ब्रिगेड सिग्नल यूनिट में तैनात वाहन चालक नायक शशिकांत पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। शहीद जवान की शव यात्रा में काफी संख्या में शामिल होकर ग्रामीणों ने नम आंखों से विदाई दी। छपरा से रंजीत को। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इधर देख, इधर है कुछ, ये इधर है ले। ये और ये अच्छा होना आप, ये मेरा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इधर देख, इधर है कुछ, ये इधर है ले। ये और ये अच्छा होना आप, ये मेरा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इधर देख, इधर है कुछ, ये इधर है ले। ये और ये अच्छा होना आप, ये मेरा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इधर देख, इधर है कुछ, ये इधर है ले। ये और ये अच्छा होना आप, ये मेरा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इधर देख, इधर है कुछ, ये इधर है ले। ये और ये अच्छा होना आप, ये मेरा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।
इधर देख, इधर है कुछ, ये इधर है ले। ये और ये अच्छा होना आप, ये मेरा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इधर देख, इधर है कुछ, ये इधर है ले। ये और ये अच्छा होना आप, ये मेरा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इधर देख, इधर है कुछ, ये इधर है ले। ये और ये अच्छा होना आप, ये मेरा आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद। नहीं, ये मानदेय पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और इनसे हम लोग मात्र 4 घंटा काम लेते हैं। निर्धारित जो है उसका भुगतान सरकार और विभाग कर रही है। पासवान जी, इन्होंने माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, जो सेविक बिहार के सेविका और सहायिका का चयन मानदेय पर की गई है, बिहार सरकार ने मानदेय पर किया, तो मैं वही तो करता हूं, यही तो मांग करता हूं। मानदेय पर बहाली है उसे, तो कम से कम उसे दैनिक मजदूरी तो दीजिए, जिसको जीविकोपार्जन हो सके। मानदेय पर बहाली किया है। माननीय पासवान जी, केंद्र सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा संरक्षण चाहिए, बिहार का मामला है, बिहार का विषय है। बोलिए ना। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने यह तय किया कि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में केंद्र सरकार ने 60% राशि दे रही है और बिहार सरकार 40% दे रही है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में के वेतन में भी केंद्र सरकार ने ये सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं, सरकार ने कहा है और सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है कि वो बढ़ावे। इन्होंने इस बात को, माननीय अध्यक्ष माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए। एक तो जितना भी पोषाहार में भी 50% आवंटन दिया जाता है और हम आपका तो हो ही गया है, अब क्या आप पूरक पूछ रहे हैं? नहीं, पूरक बहुत पूछे हो गया, पूछिए। माननीय सदस्य, माननीय विधानसभा के सम्मानित सदस्यगण, आप टोका टोकी वाली प्रवृत्ति को विसारिए। ये प्रश्न है, प्रश्न के जवाब सरकार ने सही तरीका से दे दिया है। अब जो है पूरक के मामले अब नहीं उठाए जा सकते। श्री कुंदन कुमार अध्यक्ष जी, आप स्थान ग्रहण करिए, अभी स्थान ग्रहण कीजिए। अरे सदन को चलने दीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी, आप भी स्थान ग्रहण करें। हाँ, आप बैठिए, आपकी बात सुन ली गई, आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं माननीय भाई बीरेन जी स्थान ग्रहण कीजिए। अजीत बाबू, आप भी स्थान ग्रहण कीजिए। आप बैठिए। लखनदर पासवान जी, आपने अमर्यादित कार्य किया है। आप जो है लखनदर पासवान जी, आपने अमर्यादित कार्य किया है। आप जो है
माइक तोड़ने का काम किया है, यह बिल्कुल गलत है, यह गलत है। इसलिए बाध्य होकर के आपके ऊपर आसन कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आसन इस चीज को देख रहा है। सर 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 भ्रष्टाचार में लिप्त है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार 100% भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब ये जो है सीबीआई और ईडी को रोकने की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसे सरकार का हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। और क्षमता है तो बिहार सरकार जो है ऐसा प्रस्ताव सदन में ला के दिखाए, ईडी और सीबीआई को बिहार में रोकने का काम करेंगे। और सपना जो है तेजस्वी जी का चकनाचूर नीतीश जी कर देंगे। नीतीश जी कभी इसके पक्षधर नहीं हो सकते। तो किन लोगों का आप इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? राज्य में आज से मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसको लेकर स्कूल की भी अपनी कुछ तैयारियां हैं और साथ ही बच्चे भी परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और एग्जाम सेंटर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य में कुल 1959 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष कुल 7,68,000 परीक्षार्थी इंटर और मैट्रिक में परीक्षा में शामिल होंगे। रांची से कुल 36,509 परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा देंगे और 38,913 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा देंगे। पहले दिन मैट्रिक की वोकेशनल कोर्स IT की परीक्षा है, जिसको लेकर बच्चे तैयार हैं और परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। हम लोग को तो अच्छी से तैयारी करवाई गई है और बोली मैम की अच्छा से लिखो, एग्ज़ाम नहीं समझ आ रहा है सर लोग से पूछो, वो बताएंगे और अच्छे से ध्यान दो आने वाले एग्ज़ाम में और आगे अच्छे से लिखो। फैमिली की तरफ से किस तरह से? हाँ, अच्छा से किए गए। आज से इंटरमीडिएट और मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन था कि वे फुल यूनिफॉर्म में आएंगे और बच्चे आज फुल यूनिफॉर्म में आए हैं। इससे बच्चों के स्कूल की भी पहचान होती है और बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। चूँकि बच्चों को मौका मिला था पूरे सिलेबस कंप्लीट करने का, मॉडल क्वेश्चन दिया गया था, उससे भी बच्चों का तैयारी हो गया है और आज वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है। बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए हम लोग यहाँ पानी का व्यवस्था, शौचालय सभी का व्यवस्था किया गया है। उनका जब प्रवेश कराया गया तो उनका एडमिट कार्ड भी चेक किया गया। टीचर्स को पूरा इंस्ट्रक्शन है कि वे अपने साथ मोबाइल ना ले जाएं और किसी तरह बच्चों के पास भी चिट पुर्जा ना हो, उसके लिए पहले ही उनका जांच करके ही परीक्षा भवन में प्रवेश कराया गया। और बच्चों के साथ यहाँ का जो माहौल हो, परीक्षा केंद्र का माहौल हो, अच्छा हो, उसके लिए बाहर भी गतिविधि के लिए फोर्स तैयार है ताकि कुछ इस तरह का माहौल ना हो और बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हो रहा है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर भी गाइडलाइन के तहत तैयारियां कर ली गई हैं। एग्जाम हॉल में आने से पहले बच्चों की जांच की गई, शिक्षकों को मोबाइल न ले जाने का आदेश दिया गया। वहीं झारखंड में मैट्रिक और इंटर की CCTV से निगरानी होगी। नकल करते पकड़े गए तो जेल होगी। जैक की परीक्षा को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत बच्चों को आधे घंटे पहले सेंटर में प्रवेश की परमिशन है। रांची से आशुतोष सिन्हा की। अगर आप किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलते तो आपका चलना मुश्किल हो जाता, लेकिन हमारी हिंदू धर्म में सहनशीलता का परिचय देता है। सहन कर रहे हैं हम लोग। आप लोग विवाद करवा रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं। नहीं कर, मैं कह रहा हूँ, सब लोग अपना विचार दे रहे होंगे। बिहार में रामचरितमानस का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। इसको ढोने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबरी के जोठ वगैरह खाने वाला समाज बनाओ तो देश
विश्व गुरु था तो विश्व गुरु को हासिल करेगा। मगर पता नहीं विपक्ष के साथियों को यह बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने तो पुरखों की गलती कहा था और मोहन भागवत जी ने कहा सो महोदय देख लिया जाए। जाति भगवान नहीं पंडितों की देन है। मैं नहीं कहता, इन्हीं के कहते हैं जो संचालक हैं भारत सरकार के सबसे बड़े सरकार का। और दूसरे अवसर पर भी दूसरी बात का भी इन्होंने समर्थन किया महोदय, इसको भी मैं टेबल करूंगा। भागवत बोले स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजों को घुसा दी, समीक्षा जरूरी। मैं नहीं बोला, मैं अपनी बात नहीं बोलता महोदय। मैं अब विपक्ष के साथ ही चलेगा। मैं इस कथित विवादास्पद कही गई बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था। चूंकि माननीय सदस्य इसी बात पर बहिर्गमन कर गए। मेरी चुनौती है, हैसियत है तो मेरे पास दस्तावेज है, आप आए अंदर में और जवाब दें। विनोद नारायण झा जी बोल रहे, मेरे हाथ में 50 वर्ष पुराना लगभग उसी गीता प्रेस का रामचरितमानस है, जिस गीता प्रेस से सारा रामचरितमानस निकलता है मूल रूप में। और महोदय इसके पेज संख्या, इसकी कीमत उस समय 8 रुपये 50 पैसे थी महोदय। मैं ढूंढ के रखा था, इसलिए मैं पूरी सलाहियत से और कर्तव्य निष्ठा से इस सच्चाई को समाज के सामने लाने का प्रयास किया महोदय। इसके पेज नंबर 855 पर लिखा है महोदय, तारनाक अर्थ लोग बता रहे हैं। संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश लगता है आप सूत्र पढ़ना बंद कर दिया। और इसमें तो साक्षात मैंने नहीं लिखा महोदय, आपके संज्ञान में देता हूं और आप इसको देख लेंगे। मैं इसको भी टेबल कर दूंगा महोदय। इसमें तारनाक अर्थ सीधे तौर पर लिखा है दंड महोदय, मैं नहीं लिखा। वहीं विधानसभा से बाहर भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इसी बयान को दोहराया। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको ज्ञान लेना हो इतिहास पढ़ लें, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि कैसे प्रोफेसर है कि आपको ज्ञान भैया जब मोहन भागवत मेरी बात को स्वीकार कर लिया अक्षरशः, तो नई बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग भी बात करवा रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं। नहीं कह, मैं कह रहा हूँ सब लोग अपना विचार दे रहे होंगे। जिनको पढ़ने लिखने की आदत नहीं हो, इतिहास भूगोल न जानते हो, उनके बारे में क्या कहूँगा। मोहन भागवत का भैया बयान निकाल के दिखा दो ना सबको। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने सवाल उठाया। संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में अगर बोलेंगे बार बार, ये तो मैं पहले भी बोला हूँ, अगर आप किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलते तो आपका चलना मुश्किल हो जाता। बाकी लेकिन हमारी हिंदू धर्म में सहनशीलता का परिचय देता है, सहन कर रहे हैं हम लोग। उनको ज्ञान कम है, वो कहाँ के प्रोफेसर बने हैं, पूछिए कि आज तक आप सैलरी नहीं उठा पाए हैं। ऐसे फर्जी प्रोफेसर बने हुए हैं ये कि आज तक सैलरी मिला है आपको? अब किस बात करते हैं? और विधानसभा में शिक्षा की बात करने का समय में आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। बजट की बात करनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता जो माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बढ़ाया है उसको और आगे लेके चलना है। शिक्षण नियोजन की बात करनी है आपको, और गुमराह करने के लिए सदन को जातिवाद में आप देखिए। सदन में बोलने का जिसको मौका मिलता है, अचानक किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। उनका बोलने का समय था, वो बोले, लेकिन मैं सदन से उठ के बाहर आ गया। मैं उनसे सहमत नहीं था कि आप समय सदन का बर्बाद कर रहे हैं, बजट पे बोलें। ये देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं, डिल्यूजन भी है, इल्यूजन भी है इनको, पर्सनालिटी सीकिंग सिंड्रोम है, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है इनको, मल्टीपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इनको। मैं डॉक्टर से भी बात किया हूं इनके इलाज के लिए। डॉक्टर भी साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर राकेश, वो फ्री में आके इलाज करने के लिए तैयार हैं इनके लिए। शिक्षा मंत्री को आज के जमाने की समस्या पर अपने विचार रखने चाहिए, इसके बजाय वो तरह तरह के विवाद पैदा कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। बक्सर के सत्यदेव ऑयल मिल में अचानक आग भड़क उठी।
मिल में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सत्यदेव मिल में सरसों तेल निकाला जाता है। सरसों तेल की वजह से मिल में आग बहुत तेजी से भड़की थी। हालांकि संयोग ये रहा कि दुर्घटना के दौरान एक भी स्टाफ मिल में मौजूद नहीं था। मिल में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लाखों रुपए का माल जलकर भाप बन गया। वहीं मिल के मालिक को भी आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मिल में कैसे लगी अभी कुछ पता नहीं है। हम लोग बाहर ऑफिस में बैठे हुए थे, बाहर के लोग ने आके हमको बताया कि मिल में आग लगी हुई है और उसका अभी हम कुछ बता नहीं सकते कि कैसे लगी हुई है। नुकसान का आकलन है अभी कुछ नहीं बता सकते जब तक हम बिल्कुल अब देखेंगे नहीं भीतर में जाके क्या क्या जला है। अभी हम कैसे बता सकते हैं। 7:30 में मिल बंद था उस समय। वहीं दमकल विभाग के स्टाफ ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो कितने की संख्या में अभी गाड़ी आई है, क्या स्थिति था? अभी आग पर कंट्रोल हम लोग पा लिए हैं। 4 के संख्या में गाड़ी आई है। एक वो टारी से आई है, 3 वो बक्सर फायर स्टेशन से। क्या आकलन लगा है क्या क्या जला है सर? जी क्या क्या जला है आकलन कुछ बताइएगा। जला है जो कुछ कहती है राइस मिल है, तेल के है। हाँ तो तेल वाला में मतलब लोहा हुआ मशीन में आग लगल था, उसको हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं। कितनी बड़ी आग थी ये? आग तो पानी हम लोग अभी दे ही रहे हैं। अगर समय रहते अगर नहीं होता हाँ, लेकिन आग पर कंट्रोल पा लिए हैं। सूचना कैसे मिला था आप लोगों को? सूचना मिला है मोबाइल के जरिए, टेलीफोन के जरिए। नाम परिचय आपका? वहीं मौके पर पहुंचे सदर SDM धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मिल में आग लगी है। SDM ने बताया कि स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने में काफी मदद की है। जो अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला है उसके हिसाब से मिल बंद होने के करीब 4 घंटे के बाद ये घटना हुई है, जब ना अंदर कोई एक्टिविटी हो रही थी ना कोई आदमी था। तो अभी प्रथम दृष्टया स्वाभाविक रूप से यही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। खैर जैसे ही घटना दुखद है और बड़ा तेल मिल है तो उसमें स्वाभाविक रूप से आग के फैलने की बड़ी गुंजाइश थी। फायर ब्रिगेड ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया है। अभी भी आप देख रहे हैं 2 गाड़ियां यहाँ पे हैं और पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड के जवान यहाँ पे हैं, जिससे कि समय रहते इस पे काबू पा लिया जा सका। स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी मदद की है। अभी हम लोग अंतिम चरण में है, करीब करीब काबू पा लिया गया है। इसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा और इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि मूल वजह क्या रही है। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी वजह से किसी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई और आसपास रहने वाले जो बाशिंदे हैं, जो नागरिक हैं, उनको समय रहते रेस्क्यू कर दिया है। समय रहते दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जरा सी भी देरी होने पर रिहायशी इलाकों में भी ये आग भड़क सकती थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की। छपरा में सुबह 4 बजे आरजेडी नेता सुनील कुमार राय को अपराधियों ने अगवा कर लिया है। हथियार और नकाब पहनकर पहुंचे बदमाशों ने इस किडनैपिंग को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि साड़ा स्थित उनके ऑफिस से अपराधियों ने उन्हें अगवा किया है। सुनील कुमार राय के अपहरण की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब उनके अपहरण का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में दिख रहा है कि कुछ बदमाश उनके साथ मारपीट कर उन्हें स्कॉर्पियो में बिठा रहे हैं। अपहरण करने के बाद बदमाशों ने सुनील का मोबाइल फोन बाजार समिति के मेन गेट पर फेंक दिया। CCTV फुटेज में इस वारदात को कैद कर लिया गया। देखिए ये सब गाड़ी घूमी स्कॉर्पियो घुमावता हाँ दोबारा पता चल गल बा। वहीं इस अपहरण कांड के बाद सुनील राय के आवास पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता सुनील राय जमीन के कारोबार से जुड़े हैं और इससे पहले भी कई बार उनका लोगों से जमीन को लेकर विवाद हो चुका है। अपहरण के बाद सुनील राय के पिता रामविलास राय ने कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि फोन आने के बाद ही सुनील राय घर से निकले थे। घर से कोई बुलाया फोन करके, ये पता नहीं है। मोबाइल नंबर निकल रहा है। उसके बाद बाहर से गाड़ी आया, उसमें लोग बैठा दिया हथियार दिखाकर। जी कितने बजे मतलब सुबह 4, 4:30, 5? 4:34 में। 4:34 जी। वैसे कुछ पता चला कि कौन लोग थे, क्या मामला था, ना क्यों ऐसा हुआ? पता नहीं है कुछ हमको।
किसी तरह का किसी से विवाद वगैरह? अभी तक तो पता नहीं चला है। आपका क्या नाम? रामविलास राय। सुनील राय के अगवा होने के बाद परिजनों और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई है। अब सबकी निगाहें पुलिस के एक्शन पर टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि छपरा पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर देगी और सुनील राय सकुशल वापस अपने घर लौट जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। जब गुजरात मॉडल की बात जब हम लोग कहते हैं तो वो गुजरात मॉडल पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो गुजरात मॉडल है क्या? वो गुजरात मॉडल है हत्या, बलात्कार, सामूहिक जनसंहार व कारपोरेट लूट का मॉडल है महोदय। अभी कुछ बातें हो रही थी। केंद्र सरकार ने बिहार के साथ जो रवैया किया है वो जग जाहिर है। इस बार ही आपने देखा कि किस तरह से मनरेगा में कटौती किया। विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। पूरे देश के मामले में जो ये चल रहा है, केंद्र सरकार का जो रवैया है महोदय, उस मामले में बिहार सरकार के सामने बहुत बड़ा चुनौती है और राज्य सरकार के अपने अंदरूनी संसाधनों और ढांचागत बदलाव और उसके विकास पर जोर देने की जरूरत है। अभी महोदय चर्चा चल रही है गुजरात मॉडल के और उसके बरक्स बिहार मॉडल की बात चल रही है। जब गुजरात मॉडल की बात जब हम लोग कहते हैं तो वो गुजरात मॉडल पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो गुजरात मॉडल है क्या? वो गुजरात मॉडल है हत्या, बलात्कार, सामूहिक जनसंहार व कारपोरेट लूट का मॉडल है महोदय। वो गुजरात मॉडल क्या है? सुनिए गुजरात मॉडल है महोदय 4 लोगों का शासन में भागीदारी। गुजरात मॉडल 4 लोगों के शासन में भागीदारी है महोदय, और वो 4 लोगों में 2 लोगों के बेचने वाले और 2 लोगों का खरीदने वालों का गुजरात मॉडल है महोदय। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल कारपोरेट लूट और फांसीवादी अभियान का गठजोड़ है महोदय। गुजरात मॉडल अडानी हिंडनबर्ग का जो खुलासा हुआ, रिपोर्ट सामने आई, उसमें सरकार की चुप्पी है गुजरात मॉडल महोदय। ये गुजरात मॉडल सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों की लूट है गुजरात मॉडल महोदय। और गुजरात मॉडल असमानता रिपोर्ट व ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की दयनीय स्थिति बनाने वाला ये गुजरात मॉडल है महोदय। ये गुजरात मॉडल इतना ही नहीं, एक बिहार की बेटी, जो बिहार के मन मिजाज को आगे बढ़ाने वाली लड़की बेटी, जब वो काबा लिखती है, गीत गाती है, तो उनके यहाँ ये नोटिस भेजवाने वाला ये गुजरात मॉडल है महोदय। ये गुजरात मॉडल विपक्ष की आवाज को सीडी सीबीआई के जरिए दबा देने वाला ये गुजरात मॉडल है महोदय। और उस गुजरात मॉडल के बरक्स हमें बिहार मॉडल स्थापित करना है। तो बिहार मॉडल में क्या है महोदय? आप लोगों ने देखा कि यहाँ जो नई सरकार बनी है, ये नई सरकार बनी है, सुनिए, नई सरकार जो बनी है ये बिहार मॉडल का पहला झलक है। ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती है, किसी भी जुल्म अत्याचार का बर्दाश्त नहीं करती है। ये गुजरात मॉडल के बरक्स बिहार मॉडल का नमूना है। जो कल उधर थे आज इधर आ गए और ये चुनौतियों के साथ इधर आए हैं। तो महागठबंधन के सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है महोदय। उस चुनौतियों के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये गुजरात मॉडल जो सेना को अपमानित करने वाला अग्निपथ को सामने लाया, तो ये बिहार का ही मॉडल था महोदय। बिहार के नौजवानों का जो मॉडल पेश किया,
सड़क पर उतरे, आंदोलन किए, वो अपने भविष्य के लिए और सेना के बचाने के लिए उनका आंदोलन था महोदय, और उनको बेवजह आज जेल में रहना पड़ रहा है। ये बिहार मॉडल जब हम खड़ा कर रहे हैं तो ये गुजरात मॉडल के खिलाफ हमें उन नौजवानों को जो सेना के भर्ती के सवाल पर, जो अपने भविष्य और देश की रक्षा के सवाल पर वो सड़क पर उतरे थे, ये देश प्रेम उनके अंदर था, उनको आज जो जेल में डाला गया है महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको सारे मुकदमे समाप्त करके उनके बाइज्जत रिहा किया जाए महोदय। ये बिहार मॉडल सामने आएगा। माननीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री, हमारा ये कहना है कि जब शांति बनाए रखें, जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने बातें रखी विस्तार से, इन्होंने पूछा, जब अनुरूप सप्लीमेंट्री पूछने का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3 बार से ज्यादा चाहते थे, लेकिन इस बात को किसी ने मना नहीं किया कि सप्लीमेंट्री जो है पूछने का मौका नहीं मिला। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे 3 बार सप्लीमेंट्री पूछा गया तो मायके पे ना पूछने का मौका मिला, मायके पे ना मिला। तो नेता विरोधी दल आप पे इनडायरेक्टली आसन पे आरोप लगा रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है, बंद कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। यही सदन में हम सब लोग गवाह हैं महोदय, इनके झूठ का हम सब लोग गवाह हैं। चाहे तमिलनाडु वाली जो घटना हुई उस पे ये माफी नहीं मांगे। अध्यक्ष सुन तो लो। नहीं, जो अरे आप बोले, आप तो सुन तो लीजिए। उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। बैठा जा। चलिए, असत्य उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। इनका जो असत्य है पहले भी हम लोगों ने सुना है, देखा है। चाहे शहीद के पिता वाली मामले में माफी नहीं मांगे, गलत आरोप लगाया गया। तमिलनाडु वाले में क्या हुआ, फेक वीडियो वाले में, ये इन्होंने माफी नहीं मांगा। टेबल पटक रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे कि ये अशोभनीय काम किया इन्होंने। अब माइक का एग्जाम्पल दे रहे, नेता प्रतिपक्ष ऐसे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? और यहाँ कहीं लिखा है कि मैं को ऐसे करे से चालू हो जाए। क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? अरे आप कर क्या रहे थे? और ये हम तो दिखाएंगे नहीं, जो वीडियो आपने दिखा ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे, हाँ, ये इन लोगों का व्यवहार है और चरित्र है जिसको आज पूरे बिहार की और देश की जनता ने देखा। और माफी मांगने के बजाय ऊपर से सीना जोरी, चोर जो है कोतवाले को काट रहा है। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमको कोई उम्मीद नहीं है कि इनको थोड़ी सी भी शर्म है कि ये माफी मांगे। हम इतना आसन से कहना चाहते हैं कि आसन का जो निर्णय होगा हम सब लोग आपके साथ। महोदय ने उप मुख्यमंत्री जी बड़े ही जिम्मेवारी के पद पर बैठे हैं। आज बड़ा अच्छा कहे कि माफी नहीं मांगा, तो आपने आसन पर चढ़ के बूट से रौंदा था, माफी मांगेंगे, खेद व्यक्त करेंगे? पूरा बिहार देखा था, देश देखा था, आपने तमाशा कर दिया पूरे बिहार को। निवेदन सभा पटल पर आप रखने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे महोदय। अनुशासन लाना है तो जो गलत किया, जो बिल में आया, जो अपशब्द बका, दोनों पक्ष से खेद होना चाहिए। एक पक्षीय व्यवस्था कतई नहीं बननी चाहिए। लोकतंत्र का यही मर्यादा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माइक तोड़ा गया, विजुअल पर आपने देखा, उस पर आपको क्या कहना है महोदय? उस पर क्या कहना? हाँ, वैसा हो रहा है महोदय, ये टूटा नहीं है। टूट गया, आपने खोल दिया तो टूट गया। ऐसे
माननीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री, हमारा ये कहना है कि जब शांति बनाए रखें। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने बातें रखी विस्तार से, इन्होंने पूछा, जब अनुरूप सप्लीमेंट्री पूछने का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार से ज्यादा चाहते थे, लेकिन इस बात को किसी ने मना नहीं किया कि सप्लीमेंट्री जो है पूछने का मौका नहीं मिला। यानी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे 3 बार सप्लीमेंट्री पूछा गया तो मायके पे ना पूछने का मौका मिला, मायके पे ना मिला। तो नेता विरोधी दल आप पे इनडायरेक्टली आसन पे आरोप लगा रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है, बंद कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। यही सदन में हम सब लोग गवाह हैं महोदय, इनके झूठ का हम सब लोग गवाह। चाहे तमिलनाडु वाली जो घटना हुई उस पे ये माफी नहीं मांगे। अध्यक्ष सुन तो लो। नहीं, जो अरे आप बोले, अब तो सुन तो लीजिए। उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। बैठा जा। चलिए, असत्य उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। इनका जो असत्य है पहले भी हम लोगों ने सुना है, देखा है। चाहे शहीद के पिता वाली मामले में माफी नहीं मांगे, गलत आरोप लगाया गया। तमिलनाडु वाले में क्या हुआ, फेक वीडियो वाले में, ये इन्होंने माफी नहीं मांगा। टेबल पटक रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे कि ये अशोभनीय काम किया इन्होंने। माइक का एग्जाम्पल दे रहे, नेता प्रतिपक्ष ऐसे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? और यहाँ कहीं लिखा है कि मैं को ऐसे करे से चालू हो जाए। क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? अरे आप कर क्या रहे थे? और ये हम तो दिखाएंगे नहीं, जो वीडियो आपने दिखा ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे, हाँ, ये इन लोगों का व्यवहार है और चरित्र है जिसको आज पूरे बिहार की और देश की जनता ने देखा। और माफी मांगने के बजाय ऊपर से सीना जोरी, चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमको कोई उम्मीद नहीं है कि इनको थोड़ी सी भी शर्म है कि ये माफी मांगे। हम इतना आसन से कहना चाहते हैं कि आसन का जो निर्णय होगा हम सब लोग आपके साथ। महोदय ने उप मुख्यमंत्री जी बड़े ही जिम्मेवारी के पद पर बैठे हैं। आज बड़ा अच्छा कहे कि माफी नहीं मांगा, तो आपने आसन पर चढ़ के बूट से रौंदा था, माफी मांगेंगे, खेद व्यक्त करेंगे। पूरा बिहार देखा था, देश देखा था, आपने तमाशा कर दिया पूरे बिहार को। निवेदन सभा पटल पर आप रखने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे महोदय। अनुशासन लाना है तो जो गलत किया, जो बेल में आया, जो अपशब्द बका, दोनों पक्ष से खेद होना चाहिए। एक पक्षीय व्यवस्था कतई नहीं बननी चाहिए। लोकतंत्र का यही मर्यादा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माइक तोड़ा गया, विजुअल पर आपने देखा, उस पर आपको क्या कहना है महोदय? उस पर क्या कहना? हाँ, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है महोदय। ये टूटा नहीं है, टूट गया, आपने खोल दिया तो टूट गया। ऐसे